सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड की क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। कंटेम्प्रेरी इंडिया की यह 13th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, जो 2005 में आई थी। अब ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसे हम एनसीएफ भी बोल देते हैं, ये था क्या, क्या लाभ थे इसके, इसको क्यों लाया गया था, वह सब बीएड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। लॉन्ग में तो बहुत कम आता है, ये शॉर्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये बार बार पूछा जा रहा है बीएड एग्जाम में। अब ये क्या था, इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की। अब ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता क्या है। भारत में स्कूली शिक्षा में किस क्लास में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, उसके बारे में जो भारत में एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, उस डॉक्यूमेंट को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या बोलते हैं। भारत में जो स्कूली शिक्षा है, कक्षा 1 से 12 तक भारत में स्कूली शिक्षा है। अब इस स्कूली शिक्षा की किस क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, उस सब्जेक्ट को निर्धारित करने के लिए भारत सरकार द्वारा जो एक रूपरेखा तैयार की जाती है ना, जो एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, जिस डॉक्यूमेंट में ये लिखा जाता है कि भारत के इस क्लास में इस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा, तो वो जो डॉक्यूमेंट तैयार हुआ जिसमें भारत की कक्षाओं में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, किस तरह के बालकों को, पूरा रिकॉर्ड होता है। उस रिकॉर्ड को हम बोलते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। अब समझ पाए क्या होता है। भारत सरकार द्वारा ये रूपरेखा तैयार की जाती है, भारत की राष्ट्र की पाठ्यचर्या की रूपरेखा होती है ये। इस रूपरेखा के तहत ही सभी स्कूल अलग अलग क्लासेस में सब्जेक्ट का चयन करते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत में शिक्षा में पाठ्यक्रम कैसा होगा, इसके निर्माण के लिए जो रूपरेखा तैयार की जाती है, उसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा कहा जाता है। अब तक कुल 4 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार की जा चुकी हैं। सबसे पहले तैयार की गई थी 1975 में, दूसरी तैयार की गई थी 88 में, तीसरी तैयार की गई थी 2000 में और चौथी तैयार की गई है 2005 में। 2005 में सबसे लास्ट राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार की गई है। मतलब 2005 में आखिरी बार हमारा सिलेबस डिसाइड किया गया था कि भारतीय स्कूलों में किस प्रकार का सिलेबस पढ़ाया जाएगा। हमारा सिलेबस 2005 के बाद अपडेट नहीं किया गया है। अब तक का अंतरिम एनसीएफ, सबसे लेटेस्ट एनसीएफ कौन सा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है। इसी वजह से ये पेपर में आता है। जो सिलेबस हम स्कूलों में पढ़ा रहे हैं वो इस डॉक्यूमेंट के तहत ही पढ़ा रहे हैं, तब ये डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, बीएड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। एनसीएफ 2005 में कक्षा 1 से 12 तक के जो छात्र हैं, उन्हें कब किस छात्र को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और वो जो पढ़ेंगे उसके क्या उद्देश्य रहने वाले हैं, ये भी हो रहा है। कक्षा 1 से 12 तक के जो छात्र हैं, किस छात्र को कब क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और उसके क्या उद्देश्य हैं, ये सब कुछ एनसीएफ 2005 में लिखा हुआ है। अब एनसीएफ 2005 की बात करते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे एनसीएफ बोल देते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। अब आप ये तो समझ गए कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा होती क्या है। ऐसा डॉक्यूमेंट जो भारत के स्कूलों को ये बताता है, सरकार द्वारा जारी किया जाता है कि भारत के स्कूलों में किस क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे और क्यों, उसे हम एनसीएफ बोलते हैं। अब 2005 के बारे में पढ़ते हैं। सन 2004 में तत्कालीन यूपीए कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पर भारत में। सन 2004 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने तत्कालीन पाठ्यक्रम को गलत मानते हुए एक नवीन पाठ्यक्रम बनाने का विचार दिया। जो यूपीए सरकार थी उसने कहा था जी, जो 2000 में पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है, जो पाठ्यक्रम का निर्माण हुआ है 2000 में, वो सही नहीं है, उसमें संशोधन करने की जरूरत है, एक उससे बेहतर पाठ्यक्रम का निर्माण करना होगा भारत के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम संशोधित करने की बात कही गई थी कि पाठ्यक्रम को समय समय पर संशोधित किया जाना चाहिए। ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी 86, उसमें लिखा हुआ था। तकनीकी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भी पाठ्यक्रम में संशोधन किया जाना आवश्यक था, लेकिन फिर भी इतना टाइम नहीं हुआ था। 2000 में ही तो हमने अपना पाठ्यक्रम डिसाइड किया था, एनसीएफ 2000 आया था जब, और 2000 के सिर्फ 4 साल बाद ही भारत सरकार को ये लगने लगा कि जो हमारा सिलेबस है वो दोबारा से चेंज किया जाना चाहिए। इतना टाइम नहीं हुआ था फिर भी। इसके लिए जो भारत सरकार थी उसने क्या किया, एमएचआरडी को
और एनसीईआरटी को, दोनों को बुलाया और इनको कहा कि आप भारत के पाठ्यक्रम में सुधार हेतु तो आवश्यक सुझाव दो हमें, और हमें बताओ भारत का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एमएचआरडी के द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी की कार्यकारिणी सभा बुलाई गई, जिसको 21वीं सदी के लिए नवीन पाठ्यक्रम तैयार करने का कार्य सौंपा गया। एमएचआरडी अब ये शिक्षा मंत्रालय है, ये कह सकते हैं आप, शिक्षा मंत्रालय ने एनसीईआरटी को कहा कि आप नया पाठ्यक्रम का निर्माण करो जो 21वीं सदी के लिए होगा। उसके बाद एनसीईआरटी ने क्या किया, प्रोफेसर यशपाल शर्मा, इनकी अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया। उस समिति का नाम क्या रखा, यशपाल शर्मा समिति रखा। कुल 38 सदस्य थे उस समिति में। उस समिति को कहा गया कि भारत के लिए नवीन पाठ्यक्रम का निर्माण करो, आप नई रूपरेखा निर्माण करो भारत के लिए, किस प्रकार का नया पाठ्यक्रम होगा। भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय को कहा, एमएचआरडी शिक्षा मंत्रालय हो गया है, शिक्षा मंत्रालय ने एनसीईआरटी को कहा, एनसीईआरटी ने एक समिति बनाई, यशपाल शर्मा समिति, जिस समिति को काम करने की जिम्मेदारी सौंपी, नवीन पाठ्यक्रम बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र में इसके विषय में विचार विमर्श किया गया। काफी प्रयासों के बाद सन 2005 में भारत की नवीन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का स्वरूप हमारे सामने आया, जिसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 कहा गया। इसका निर्माण अंग्रेजी भाषा में किया गया था तथा इसका अनुवाद 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में किया गया है। 2004 में यूपीए सरकार ने कहा था कि नवीन पाठ्यचर्या का निर्माण करेंगे हम। भारत के लिए जो सिलेबस भारत के विद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है वो इतना सही नहीं है, उसे अपग्रेड किया जाना चाहिए। 2005 में पाठ्यचर्या का निर्माण कर दिया गया और अंग्रेजी भाषा में निर्माण किया गया था राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का। अंग्रेजी में उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट बनाया है, मेन डॉक्यूमेंट, लेकिन इसका जो अनुवाद है वो 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में किया गया, जो संविधान की 8वीं अनुसूची है। एनसीएफ 2005 जो है इसे आप पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं नेट से। नेट पे जब एनसीएफ 2005 इंग्लिश हिंदी जिस भी लैंग्वेज में आप डाउनलोड करना चाहते हो लिख दो, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पूरे एनसीएफ को आप पढ़ सकते हैं। अब देखो एनसीएफ का क्या काम था, भारत के स्कूलों को यह बताना कि किस क्लास में आपको कौन कौन से विषय पढ़ाने हैं। अब एनसीएफ में सीधा सीधा सा इस तरह नहीं लिखा हुआ कि कक्षा 1 में तो आपको ये विषय पढ़ाने हैं, कक्षा 2 में ये विषय पढ़ाने हैं, कक्षा 3 में ये विषय पढ़ाने हैं, तो इस तरह से नहीं लिखा हुआ एनसीएफ में। एनसीएफ में क्या लिखा हुआ है, विषयों के बारे में लिखा हुआ है कि अंग्रेजी लिख दिया एनसीएफ ने, अंग्रेजी, या फिर एक्चुअल में भाषा लिखा हुआ है, भाषा लिखा हुआ है। अब भाषा किस प्रकार पढ़ाई जानी चाहिए, प्राथमिक विद्यालय में भाषा किस प्रकार पढ़ाई जानी चाहिए, माध्यमिक विद्यालय में भाषा किस प्रकार पढ़ाई जानी चाहिए, इस तरह से अब हमें भाषा की पूरी जानकारी इस ग्रुप में मिल जाएगी। जैसे क्या लिखा हुआ है, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन ये लिख दिया एनसीएफ ने, हेडिंग बना दी। अब सामाजिक अध्ययन के बारे में लिख दिया एनसीएफ ने कि प्राथमिक कक्षाओं में 1 से 3 तक तो सामाजिक अध्ययन का ऐसा कोई विशेष आप वो मत कराओ, उन्हें 1 से 2 तक या 1 से 3 तक कोई विशेष ज्ञान मत कराओ, भाषाओं के माध्यम से ही सामाजिक अध्ययन का ज्ञान दो। उसके बाद 3 से 5 तक सामाजिक अध्ययन का ज्ञान आप पर्यावरण शिक्षा के रूप में दो, पर्यावरण शिक्षा की एक पुस्तक लाओ, पर्यावरण शिक्षा के रूप में दो। उसके बाद 6 से 10 तक बच्चों को एकीकृत रूप में पढ़ाओ, सामाजिक अध्ययन की एक ही किताब रखो। उसके बाद 11 व 12 में पूरा सामाजिक विज्ञान, हर विषय की अलग अलग पुस्तक रख लो। तो इस तरह से कहा गया है। अगर हमें जानना है कि हमें किस क्लास में सामाजिक अध्ययन पढ़ाना है तो पूरा सामाजिक अध्ययन पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा। ये एनसीएफ इस तरह से बनाया गया है, न कि इस तरह से बनाया गया है कि कक्षा 2 में ये विषय पढ़ने हैं आपको, बस ये लिख दिया गया, ऐसा नहीं लिखा हुआ। इस एनसीएफ में पूरा लिखा हुआ है ये विषय आपको कब पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, इसके पढ़ने के क्या उद्देश्य होंगे, शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना है इस विषय को पढ़ाते टाइम, तो वो सब कुछ लिखा हुआ है इस एनसीएफ में। अब आप समझ गए ये एनसीएफ किस तरह से बनाया गया है। इस एनसीएफ को टोटल 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य में एक तो वो चीज लिखी हुई है कि भारत में शिक्षा पद्धति जो चल रही है वो कैसी है, क्या कमी है, क्या अच्छाई है, क्या क्या परिवर्तन भारत की शिक्षा व्यवस्था में अब तक हुए हैं और क्या दोष है। एनसीएफ 2005 का निर्माण करके हम किन किन दोषों को दूर करना चाहते हैं, तो इस तरह की बातें लिखी हुई है कि एनसीएफ 2005 के निर्माण के हमारे क्या उद्देश्य हैं या क्या क्या चाहते हैं हम।
सीखना तथा ज्ञान दूसरे भाग में लिखा हुआ है। सीखना तथा ज्ञान मतलब बच्चे कैसे सीखते हैं, एक शिक्षक को बच्चों को कैसे ज्ञान देना चाहिए। तो ज्ञान की प्रकृति के बारे में और बच्चों के सीखने की प्रकृति के बारे में लिखा हुआ है कि बच्चों को डंडा मारकर सिखाना चाहिए या प्यार से सिखाना चाहिए। भाग 3 पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन। भाग 3 में विषयों के बारे में लिखा हुआ है, सभी विषयों के बारे में। भाषाओं के बारे में लिखा हुआ है, कैसे कैसे भाषा पढ़ानी होगी हमें। गणित के बारे में लिखा हुआ है, सामाजिक अध्ययन के बारे में लिखा हुआ है, इसके अलावा विज्ञान के बारे में लिखा हुआ है, इसके अलावा कला के बारे में लिखा हुआ है, इसके अलावा हमारा शारीरिक शिक्षा के बारे में लिखा हुआ है। तो इस तरह से अलग अलग विषयों के बारे में लिखा हुआ है। ये विषय आपको किस क्लास में किस तरह से पढ़ाने हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कक्षा 6 में किस किस सब्जेक्ट को बताया है एनसीएफ 2005 ने रखने के लिए, तो आपको क्या करना होगा, ये भाग 3 पूरा पढ़ना होगा। इसके जो विषय हैं वे सारे विषय पढ़ने होंगे। उससे क्या होगा, आप हर विषय के बारे में पता लगा पाएंगे कि कक्षा 6 के लिए या उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए किस विषय के बारे में क्या लिखा हुआ है। उच्च प्राथमिक कक्षाओं में जिस विषय को पढ़ाने की बात कही गई है वो विषय आप कक्षा 6 में यहाँ पर लिखते हुए चलेंगे। इस तरह से आपका सिलेबस बन जाएगा। इसके अलावा आकलन के लिए बारे में भी और स्कूल की अवस्थाएं विषयों के बारे में कहा गया कि उनका आकलन, अगर आप उनकी कॉपी चेक करेंगे, बच्चों का टेस्ट लेंगे, आकलन करेंगे, वो किस प्रकार किया जाना है। भाग 4 में विद्यालय व कक्षा के वातावरण के बारे में बताया गया है। ये सब्जेक्ट आप पढ़ाएंगे तो कैसा वातावरण कक्षा में होना चाहिए, बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, शिक्षक डंडा पेल रहा है, किस प्रकार का वातावरण कक्षा में होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, प्यार वाला होना चाहिए। तो ये बातें लिखी हुई हैं। भाग 5 में व्यवस्थागत सुधार कि विद्यालय को किस किस प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए, कमरे वगैरह, शिक्षकों को कैसा वो रहना चाहिए, विद्यालय में क्या माहौल बनाना चाहिए। तो व्यवस्थागत सुधार यहाँ पर लिखे हुए हैं और कक्षा में या विद्यालय का वातावरण जो शिक्षक बनाता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब एक एक करके देखते हैं इन भागों में क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले भाग की बात करते हैं या फिर सबसे पहले अध्याय की, जिसका नाम है परिप्रेक्ष्य। आरंभिक अध्याय में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पाठ्यचर्या में किए गए सुधारों के प्रयासों पर बात की गई है। इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 प्रमुख रूप से इस विषय में बात की गई है। उस समय भारत की शिक्षा की उपलब्धता पर बात की गई है तथा तत्कालीन शैक्षिक कमियों को भी उजागर किया गया है, जिसमें बताया गया है कि NEP 1986 में ने और POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन मतलब कार्य योजना 1992 ने 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के नामांकन, सभी बच्चों को विद्यालय में टिकाए रखने और विद्यालय की शिक्षा में सुधार करने हेतु अपना विचार प्रस्तुत किया था और काफी प्रभावित भी किया भारत सरकार, भारतीय शिक्षा व्यवस्था को। इन दोनों ने, प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन ने और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 86 ने। फिर भी हमारे शैक्षिक उद्देश्यों तथा शिक्षा की गुणवत्ता में आज विकृति आ गई है। हमें व्यवस्थागत मुद्दों पर ध्यान देने तथा उन्हें नियोजित करने की आवश्यकता है, ऐसा कुछ कुछ प्राथमिक अध्याय में लिखा हुआ है। तथा साथ ही एनसीएफ निर्माण के 5 मूलभूत सिद्धांतों की भी व्याख्या की गई है। कौन कौन से सिद्धांत है में, पहला तो यह है हम एनसीएफ का निर्माण कर रहे हैं, हमारा क्या सिद्धांत है एनसीएफ निर्माण का, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना है। ऐसा नहीं है कि बच्चे किताबों में ही घुसे पड़े हैं, बच्चे ट्रिप पर जाएं, बाहर जाएं, एक्टिविटी करके सीखे, तो स्कूल से बाहर लेकर जाओ बच्चों को, ज्ञान को। ऐसा नहीं है बच्चे क्लास में बैठकर किताबों में रटे हुए हैं। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, रटना बंद करवाना, करके सीखने पर बल देना। पाठ्य वस्तु का संवर्धन, छात्रों के सर्वांगीण विकास केंद्रित हो, न कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित है। छात्र जो हमारा सिलेबस है वो छात्रों के सर्वांगीण विकास पर बल दे, न कि सिर्फ पाठ्य पुस्तक पढ़ने पर बल दे। कक्षा को गतिविधियों से जोड़ा जाए, परीक्षाओं को लचीला बनाया जाए। ऐसा नहीं है कि एक टेस्ट लिया जा रहा है 1 साल में और उसी रूप में लिया जाएगा, हल्का से भी आपने इधर उधर किया तो क्वेश्चन गलत नंबर गया आपका। लचीलापन हो हर चीज में। प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताओं को शामिल करना, मतलब भारत में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना, बच्चों में भारत के प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास बच्चों में करना। ये 5 मूलभूत सिद्धांत हैं एनसीएफ 2005 बनाने के। अब द्वितीय अध्याय की बात कर लेते हैं, जिसका जो है सीखना और ज्ञान, बच्चे कैसे सीखते हैं और ज्ञान की प्रकृति क्या है। इस अध्याय में ज्ञान की प्रकृति, सीखने की प्रकृति तथा सीखने की कार्य नीतियों की चर्चा की गई है। इस अध्याय में निम्न बातों को कहा गया है, इनमें से कोई भी 5-6 बातें आप लिख देना जो भी आपके याद रह जाएं।
छात्रों को सक्रिय रहने की प्राथमिकता है, छात्रों को सक्रिय रखना चाहिए हमें। छात्रों को संदर्भ में सिखाना चाहिए, रटाना नहीं चाहिए, दूसरी दूसरी चीजों के संदर्भ में सिखाना चाहिए। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में किस प्रकार का अधिगम होता है? विकास की अवस्थाएं होती है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, तो उनमें अधिगम कैसे होना चाहिए? विकास के पक्ष तथा अधिगम, वही बात आ जाती है विकास की अवस्थाएं या विकास के पक्ष से। समावेशी वातावरण तैयार करना, ऐसा होना चाहिए अधिगम की प्रक्रिया में कोई इंटेलिजेंट बच्चा एक सामान्य बच्चे के साथ बैठे या अपंग बच्चा सामान्य बच्चे के साथ बैठे। ज्ञान निर्माण में रचनात्मकता तथा सक्रिय सहभागिता को बढ़ाया जाए, मतलब बच्चे खुद एक साथ करके सीखें, ऐसा नहीं है चुपचाप बैठ के सीख रहे हैं। प्रयोगात्मक सक्रिय शिक्षण, मतलब प्रैक्टिकल वगैरह होने चाहिए। बच्चों के अनुभव को अहम स्थान दो, जो बच्चों ने एक्सपीरियंस लिया है उसको अहम स्थान दो, उसको आप नकार नहीं सकते। छात्रों को अवलोकन करने तथा विश्लेषण करने के अवसर देने हैं। अंत्य क्रिया का अधिक मूल्य है, मतलब बच्चे आपस में बातचीत करते रहें, खेलते कूदते रहें, करके सीखते रहें, अंत्य क्रिया करें, ऐसा नहीं है चुपचाप बच्चे बैठे हैं। ये सब कुछ दूसरे अध्याय में लिखा हुआ था। अब तीसरे अध्याय की बात कर लेते हैं, जो मेन है, यहां पर सारे विषयों के बारे में लिखा हुआ है। पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन। इस अध्याय में पाठ्यचर्या के विभिन्न विषयों के बारे में बताया गया है कि उन्हें कैसे सीखना है, किस स्तर पर क्या सीखना है व उनके सीखने के क्या उद्देश्य हैं। इसी के साथ ही आकलन के विषय में भी यह भाग बहुत कुछ स्पष्ट करता है। इस भाग में इन विषयों के बारे में बताया गया है। पहला तो भाषा, देखो मैंने कहा था ना भाषा है, इस भाषा में पूरी भाषाओं के बारे में बताया गया है कि अंग्रेजी को आपको कैसे कैसे सीखना है, हिंदी को आपको कैसे कैसे सीखना है, फिर गणित के बारे में, फिर विज्ञान के बारे में, फिर सामाजिक विज्ञान के बारे में। पर्यावरण अध्ययन के बारे में कोई स्पेशल भाग नहीं है, मैंने ये लिख दिया है क्योंकि पर्यावरण अध्ययन भी एक अच्छा टॉपिक है जिसके बारे में एनसीएफ बताता है, लेकिन पर्यावरण अध्ययन का जो पूरी जानकारी वो हमें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में मिलती है। यह विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के ही अंतर्गत बताया गया है पर्यावरण अध्ययन को। कला शिक्षण के बारे में, शारीरिक शिक्षा के बारे में, कार्य तथा शिक्षा के बारे में, शांति के लिए शिक्षा के बारे में, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनसीएफ ने किस चीज पर बल दिया? शांति के लिए शिक्षा पर बल दिया एनसीएफ ने। हमारी शिक्षा शांति के लिए होगी। चतुर्थ अध्याय है हमारा विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण। और अब जब ये जो विषय हम पढ़ा रहे हैं तो उनके लिए विद्यालय का या कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए। इस अध्याय में कक्षा के भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक वातावरण के विषय में बताया गया है तथा यह भी बताया गया है कि कक्षा का वातावरण बालक के अधिगम और विकास को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है। कक्षा का वातावरण बालक के सीखने को और ज्ञान लेने को किस प्रकार प्रभावित करता है, यह भी बताया गया है। इसमें निम्न बातों पर बल दिया गया है, ये बल है। सबसे पहला, कक्षा का वातावरण प्रजातांत्रिक होना चाहिए, मतलब सभी बच्चे अपनी बात रख सकें। ऐसा नहीं है कि टीचर बोल रहा है बच्चे चुप हो। कक्षा में सभी बच्चों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए, मतलब सभी बच्चे सक्रिय हों। ऐसा नहीं हो कि 10 बच्चे इंटेलिजेंट है, सारा काम वही कर रहे हैं, जो 10 बच्चे ठप हैं वे बिल्कुल भी नहीं बोल रहे। सभी बच्चों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। कक्षा में समुदाय के लिए स्थान सुनिश्चित करना, मतलब सामाजिक शिक्षा भी कक्षा में दो, समुदाय की शिक्षा भी कक्षा में दो। शैक्षिक तकनीकों को भी कक्षा में लेकर आओ। उपकरण तथा प्रयोगशालाओं की व्यवस्था हो, उपकरणों की व्यवस्था हो। शिक्षण समय पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। ऐसा नहीं है कि आपने एक लेक्चर तो 50 मिनट का ले लिया, बच्चे बोर भी हो रहे हैं, अगला लेक्चर आपने 10 मिनट का कर दिया। तो शिक्षण समय का ध्यान रखो। शिक्षक की स्वतंत्रता, शिक्षक को भी थोड़ा बहुत पढ़ाने की स्वतंत्रता दो और अनुशासन पर भी ध्यान रखो थोड़ा सा, लेकिन आप बच्चों को डांट नहीं सकते। तो ये सब लिखा हुआ है 4th अध्याय में। अब पंचम अध्याय की बात करते हैं, जो सबसे लास्ट अध्याय है, संस्थागत या फिर व्यवस्थागत सुधार, कि हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है, जो व्यवस्था है हमारी शिक्षण व्यवस्था, उसमें कैसे सुधार किया जाएगा। इसमें संस्थागत या व्यवस्थागत सुधार के लिए निम्न बातें कही गई हैं। एक तो संस्थागत सुधार, विद्यालय की बिल्डिंग वगैरह हमारी संस्थागत सुधार है वो किया जाए। पूरे देश में समान स्कूल व्यवस्था लागू की जाए। ऐसा नहीं है प्राइमरी एजुकेशन साउथ इंडिया में तो 5th क्लास तक है और नॉर्थ इंडिया में 8th क्लास तक है, तो ऐसा न हो, कंफ्यूजन बन जाएगी इंडिया के बच्चों में ही। इस वजह से पूरे देश में एक शिक्षा व्यवस्था लागू हो। परीक्षाओं में सुधार किया जाए। परीक्षाओं में मनोवैज्ञानिक दबाव को कम किया जाए। बच्चे प्रेशर लेते हैं परीक्षाओं के टाइम, तो उसे कम किया जाए। सतत अवलोकन पर बल दिया जाए। पूरे साल बच्चों का अवलोकन करो, ध्यान रखो बच्चों का, जहां कमी हो उसे तुरंत सुधार दो।
शिक्षा में सुधार किया जाए, जो हमारे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है उनको इम्प्रूव किया जाए, परीक्षाओं में लचीलापन लाया जाए। तो इस तरह की बातें इस अध्याय में लिखी हुई है। और इस अध्याय के लास्ट में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात और बताई गई है, ये बताई गई है कि एनसीएफ लगने से पहले, ये एनसीएफ लागू होने से पहले इस प्रकार की भारत की शिक्षा व्यवस्था थी, और एनसीएफ लागू होने के बाद इस प्रकार की भारतीय शिक्षा की व्यवस्था हो गई है। यह भी आप हल्का सा लिख सकते हैं, जो भी पॉइंट आपके याद रह जाए, या फिर आप इसे शब्दों में भी लिख सकते हैं कि लास्ट में एनसीएफ ने यह कहा है कि जो 5वां अध्याय है, 5th चैप्टर है, उसके बिल्कुल लास्ट में जाकर एनसीएफ ने यह बताया कि एनसीएफ लागू होने से पहले और एनसीएफ लागू होने के बाद में व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन आएगा। एनसीएफ से पहले तो शिक्षक केंद्रित भारत की शिक्षा थी और स्थिर थी, लेकिन एनसीएफ लगने के बाद विद्यार्थी केंद्रित हो जाएगी, लचीली हो जाएगी। शिक्षक निर्देश लेता था और निर्णय लेता था किसी भी कक्षा के बारे में, लेकिन एनसीएफ लगने के बाद विद्यार्थी को महत्व दिया जाएगा। तो इस तरह की बातें पढ़ लेना, ये आसानी है, 2-4 जो याद रह जाए आप लिख देना शब्दों में ही। अब ये एनसीएफ था हमारा, एनसीएफ को आप समझ पाए क्या था, कैसे था, क्या काम था इसका, और किस प्रकार का हमारा एनसीएफ 2005 था। एनसीएफ 2005 क्योंकि इसमें सीधा सीधा सब्जेक्ट को नहीं बताया गया है, आपको थोड़ा पढ़ना पड़ता है इसे। काफी अच्छा एनसीएफ था, तभी अब तक बदला नहीं गया, 2005 से 2022 आ गया है। अब तक किसी ने भी भारत का जो सिलेबस है, स्कूलों में जो जो सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, वो बदलने की कोशिश नहीं की है। मतलब अच्छा एनसीएफ था ये, और सच में ही अच्छा है ये एनसीएफ। ये हमारा आज का एनसीएफ था, आप समझ पाए होंगे एनसीएफ क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।